हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय पांडे आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी वर्तमान में एडीओ की परीक्षा में लगातार जुड़े हुए हैं, तो आज के टॉपिक में हम एडीओ का ही एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा कहते हैं, और मनरेगा से हर वर्ष यानी पिछले जितने भी एडीओ के एग्जाम्स हुए हैं उसमें लगातार प्रश्न बनते रहे हैं और आगामी एडीओ के एग्जाम में भी यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो हम मनरेगा के हर एक बिंदु पर विस्तारवार चर्चा करेंगे, हर एक बारीकियों को जानने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे छूटे मत। मनरेगा के टॉपिक में हम चरणबद्ध तरीके से हर एक चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे मनरेगा को लेकर किए गए विधायी प्रयास, मनरेगा के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान, मजदूरी दर से लेकर के महिला और दिव्यांग जनों के लिए क्या प्रावधान है, किस तरीके से केंद्र और राज्य की भूमिका होगी, किस तरीके से मनरेगा का संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था होगी। इसके साथ ही साथ वर्तमान संदर्भों से भी मनरेगा को जोड़ने का प्रयास करेंगे, यानी भुवन ऐप क्या है, जन मनरेगा ऐप क्या है, और बजट वर्ष 2023-24 में ले मनरेगा के संदर्भ में किए गए सारे प्रावधानों पर एकदम गहन चर्चा करेंगे। ये मनरेगा का पहला पार्ट है। ऐसे ही कई और पार्ट्स आप तक उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मनरेगा, पहले मनरेगा पर मैं जाऊं उसके पहले कुछ बातें मनरेगा से संबंधित हमें जाननी चाहिए। मनरेगा विश्व का सबसे बड़ा या सबसे व्यापक आप कह सकते हैं लोक कल्याणकारी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विश्व की एक बड़ी आबादी जो भारत में है, विश्व की एक बड़ी आबादी जो भारत में है, इसमें भी अकुशल श्रमिकों को, अकुशल श्रमिक परिवारों को रोजगार मुहैया कराने वाला एक बड़ा ही व्यापक कार्यक्रम रहा है। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि मनरेगा को लेकर किए गए विधायी प्रयास, यानी हमारी विधायिका द्वारा किस तरीके से मनरेगा विधेयक को किस तरीके से अधिनियम का रूप दिया गया, पहले उस पर देखते हैं, पहले उस पर बात करते हैं। तो कुछ डेट आपको याद रखने हैं। जैसे पहला डेट आपको जो याद रखना है वो है आपका 23 अगस्त 2004। 23 अगस्त 2004 बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त 2004 को राष्ट्रीय ग्रामीण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले इसको नरेगा कहा गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक, जो विधेयक था यानी बिल था, विधेयक को 23 अगस्त 2004 को इस विधेयक को लोकसभा से पारित कर लिया गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये डेट आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा से इस विधेयक को यानी इस बिल को कब पारित किया गया, तो याद रखिएगा 23 अगस्त 2004 को, ये डेट आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा डेट आपको याद रखना है 25 अगस्त 2005। बहुत इत्मीनान से देखिएगा, ये 2004 है और नीचे आपको 2005। 2005 से इस विधेयक को राज्यसभा से पारित किया गया। राज्यसभा से पारित कब किया गया, तो याद रखिएगा 25 अगस्त 2005 को, यानी लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया ये बिल। जब तक कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन न प्राप्त कर ले, वो बिल अधिनियम का रूप नहीं ले सकता। और मनरेगा या नरेगा एक अधिनियम है, एक कानूनी अधिकार है। ये कानूनी अधिकार ग्रामीण स्तर पर जो अकुशल श्रमिक परिवार है उनको ये गारंटी देता है, उनको ये सुनिश्चित करता है कि वो सरकार के समक्ष उपस्थित होकर के रोजगार की मांग कर सकते हैं। ये अधिनियम एक व्यक्ति को, एक मजदूर को सशक्त बनाने वाला अधिनियम रहा है। तो देखेंगे राष्ट्रपति ने इस पर कब मंजूरी दी, तो अगले ही महीने यानी 5 सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर, 5 सितंबर 2005 को तात्कालीन राष्ट्रपति द्वारा क्या कर दी गई, इसकी मंजूरी दे दी गई।
तात्कालीन राष्ट्रपति द्वारा इस पर क्या दे दी गई, राष्ट्रपति द्वारा इस पर मंजूरी, राष्ट्रपति द्वारा क्या दे दी गई, मंजूरी दे दी गई। और 7 सितंबर, ये भी डेट याद रखिएगा, 7 सितंबर 2005 को इसे हमारे भारतीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। राजपत्र में क्या कर दिया गया, इसका प्रकाशन कर दिया गया। और इसी के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक अब अधिनियम का रूप ले चुका था, यानी कानून का रूप ले चुका था। और अब इस कानून को पूरे भारत में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी थी, क्योंकि इसे बहुत बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। तो याद रखिएगा राजपत्र में इसका प्रकाशन कब हुआ, तो याद रखिएगा 7 सितंबर 2005। चलिए कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। आखिर ये विधेयक किस मंत्रालय के अधीन, यानी नरेगा जो योजना है वो किस मंत्रालय के अधीन संचालित की जाएगी, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो याद रखिएगा भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इस नरेगा योजना को क्या किया जाने वाला था, इस नरेगा का क्रियान्वयन किया जाने वाला था भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। चलिए कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। केंद्र की इस योजना या इस क्रियान्वयन, ये जो कार्यक्रम था, इसका क्रियान्वयन तभी बेहतर तरीके से हो सकता था जब राज्यों की भी सहभागिता होती। यानी जानने वाली बात यह है कि नरेगा में केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता होगी। याद रखिएगा नरेगा के जो क्रियान्वयन होगा, नरेगा के क्रियान्वयन में केंद्र व राज्य, नरेगा के क्रियान्वयन में केंद्र व राज्य दोनों की सहभागिता होगी। याद रखिएगा दोनों क्या होंगे, दोनों सहभागी होंगे, तभी इसे बेहतर तरीके से एकदम न्यूनतम स्तर पर, यानी एकदम निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण परिवारों तक ये कार्यक्रम का लाभ पहुंचाया जा सकता था। तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही सहभागी तरीके से कार्य करेंगे। याद रखने वाली बात यहाँ ये भी है, एक पॉइंट और हम यहाँ ऐड करते हैं कि जो नरेगा की धारा 4.1 है, नरेगा की धारा जो 4.1 है, ठीक है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य, यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अपने क्षेत्र में, राज्य अपने क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराएंगे। याद रखिएगा रोजगार मुहैया कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दिया हूं मैंने यहां पर कि मनरेगा की धारा 4.1 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अपने क्षेत्र में क्या मुहैया कराएंगे, रोजगार मुहैया कराएंगे। यह राज्यों की जिम्मेदारी होगी। क्लियर। और यह जो रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा या मुहैया कराया जाएगा, ये केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा, साथ ही साथ मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। और इसमें जो भी प्रावधानों में परिवर्तन होगा, चाहे वो मजदूरी दर में परिवर्तन हो, चाहे वो कार्य दिवस में परिवर्तन हो, ये केंद्र और राज्य दोनों ही सहभागी तरीके से करेंगे। तो याद रखने वाली बात रहेगी कि मनरेगा की अधिनियम 4.1 में राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने कार्य क्षेत्र में या अपने क्षेत्र में कार्य क्या कराएं, मुहैया कराएं या सुनिश्चित कराएंगे। तो ये सब सारी बातें याद रखने वाली बात है। चलिए कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं हम लोग, कुछ और महत्वपूर्ण बातें। अब प्रश्न ये बनता है कि मनरेगा या नरेगा जैसे इस लोक कल्याणकारी शब्द का मैं प्रयोग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नरेगा का उद्देश्य क्या था, लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, लोगों को रोजगार मुहैया कराना, लोगों को उनके आवास के नजदीक ही रोजगार मुहैया करा करके उनकी आर्थिक आय में वृद्धि करना। और अगर लोगों की आर्थिक आय में वृद्धि होगी, यही एक लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को चरितार्थ करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस जो संपूर्ण ये जो कार्यक्रम है नरेगा, इस नरेगा कार्यक्रम का डिजाइन यानी इसका नीति निर्धारण किसने किया था, तो चलिए इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसका नीति निर्धारण या इसका डिजाइन या इसकी रूपरेखा कह लीजिए। रूपरेखा में एक व्यक्ति का बहुत ही बड़ा नाम आपको देखने को मिलेगा और उस व्यक्ति का नाम है जीन ड्रेज।
बहुत ध्यान से याद रखिएगा, जीन ड्रेज। ये जीन ड्रेज कौन थे? तो ये जीन ड्रेज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। साथ ही साथ ये बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे। कहां के अर्थशास्त्री थे? बेल्जियम के इकोनॉमिस्ट हैं। कौन? जीन ड्रेज। ठीक है, बेल्जियम के इकोनॉमिस्ट हैं हमारे जीन ड्रेज। और इन्हीं जीन ड्रेज के प्रयासों से मनरेगा की जो संपूर्ण योजना है या जो संपूर्ण इसकी रूपरेखा है वो तैयार किसने किया? तो याद रखिएगा, जीन ड्रेज। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बातें जो हमको याद रखनी है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे चलते हुए हमें यह देखना है कि मनरेगा योजना का विस्तार कैसे होता है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से एक बिल अधिनियम का रूप लिया। अब हम देखेंगे कि इस अधिनियम को किस तरीके से क्रियान्वित किया गया, क्योंकि क्रियान्वयन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, मनरेगा को लागू कब किया गया? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो मनरेगा योजना को लागू किया गया 2 फरवरी 2006 को। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है। 2 फरवरी 2006 को मनरेगा को क्या किया गया? लागू किया गया। जब इसे लागू किया गया मनरेगा को, तो कहां लागू किया गया पहले ये देखते हैं। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बांदावाली गांव, याद रखिएगा, बांदावाली ग्राम से इसे क्या किया गया? इस योजना का या इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के बांदावाली ग्राम से इसका क्या किया गया? शुभारंभ किया गया 2 फरवरी 2006। याद रखने वाली बात है कि अगर हम मनरेगा योजना के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार या इसका क्रियान्वयन 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में इसका क्रियान्वयन देखने को मिलता है। तो चलिए पहले मनरेगा योजना, अगर यहां तक बात हुई है तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक बात कि क्या जब मनरेगा योजना का क्रियान्वयन हुआ 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को इसका क्रियान्वयन हुआ, तो एक प्रश्न यहीं से बनता है कि क्या मनरेगा के पूर्व भारत में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, या मनरेगा के पूर्व भारत में कोई ऐसी योजना नहीं थी जो ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार मुहैया कराए या ग्रामीण स्तर पर लोगों की आजीविका को उपलब्ध कराए? क्या ऐसी कोई योजना नहीं थी? चलिए उस पर भी चर्चा करते हैं। तो मनरेगा से पूर्व अगर हम बात करें, अगर हम मनरेगा से, या उस समय मनरेगा नहीं था, उस समय तो नरेगा था, तो अभी हम नरेगा ही कहेंगे। मनरेगा इसका नाम कब बनता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर हम नरेगा से पूर्व बात करें तो नरेगा से पूर्व 2 ऐसी योजनाएं थी जो भारत में ग्रामीण अकुशल परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के संदर्भ में थी, या उन्हें अनाज उपलब्ध कराने के संबंध में थी, या उनकी आजीविका के संवर्धन करने के संदर्भ में थी। ये 2 योजनाएं कौन कौन सी हैं? पहली योजना है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और दूसरा है काम के बदले अनाज। ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं थी। पहला है आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ठीक है, और दूसरा है काम के बदले अनाज। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2001 को, जबकि काम के बदले अनाज जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हुई थी 14 नवंबर 2004। ये दोनों डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2001 को, जबकि काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत हुई 14 नवंबर 2004 को। तो नरेगा के पूर्व यह 2 योजनाएं इस भारत में ग्रामीण रोजगार के संबंध में संचालित की जा रही थी। लेकिन जैसे ही मनरेगा योजना का क्रियान्वयन किया गया या मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया, नरेगा का, ये दोनों को उठाकर किसमें शामिल कर दिया गया? तो इन दोनों ही कार्यक्रमों, योजनाओं को, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और काम के बदले अनाज योजना, इन दोनों को ही किसमें मिला दिया गया?
नरेगा में शामिल कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा कि नरेगा में भारत में पूर्व में संचालित हो रहे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और काम के बदले अनाज, इन दोनों को क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया था किसमें, नरेगा में। अब चलिए इसके विस्तार की बात करते हैं। तो मैंने अभी कहा कि नरेगा योजना का जो क्रियान्वयन है, जो इसका विस्तार है, वो 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है, 3 चरणों में इसका क्रियान्वयन होता है, जिसमें से पहले चरण की हम बात करते हैं। पहले चरण में इसका जो क्रियान्वयन होता है वो 2 फरवरी 2006 से, यानी 2/2/2006 से, ये कब तक चलता है पहला चरण, इसको प्रथम चरण कह लीजिए, 1 अप्रैल 2007 तक, 1 अप्रैल 2007 तक इसके पहले चरण का क्रियान्वयन किया। इसके पहले चरण में अगर हम बात करें तो भारत के 200 जिलों को शामिल किया गया। भारत के 200 जिलों को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। 200 जिलों को शामिल किया गया। याद रखने वाली बात, ये 200 जिले वे जिले थे जहां पूर्व में ही, ये 200 जिलों में से 150 जिले ऐसे थे, इन 200 जिलों में से 150 जिले ऐसे थे जहां पूर्व में क्या चल रही थी, पूर्व में या तो आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चल रहा था या काम के बदले अनाज का संचालन, योजना का संचालन किया जा रहा था। तो 200 में से 150 जिले वे जिले थे जहां पूर्व में ही ये दोनों कार्यक्रम संचालित हो रहे थे। उन्हीं 200 जिलों में पहले चरण में नरेगा का क्रियान्वयन किया। क्या इस दौरान छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा था, तो याद रखिएगा, ये तो हमने भारत संघ की बात कर ली, छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में, छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में क्या किया जा रहा था, इसका नरेगा का संचालन किया गया। पहले चरण में नरेगा का क्या किया गया, क्रियान्वयन या संचालन किया गया। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में नरेगा का क्रियान्वयन किया गया। ये कौन कौन से जिले हैं, तो थोड़ा मेरे साथ एक साथ मेरे साथ पकड़िएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से यानी सरगुजा तरफ की, तो उस दौरान बात हो रही है 2006-07 की, और आप सब जानते हैं कि सरगुजा संभाग ही बनेगा वर्ष 2008 में, तो इसीलिए मैंने सरगुजा संभाग शब्द का यूज नहीं किया। सरगुजा वाले यानी उत्तरी हिस्से की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के, तो आपको याद रखना है उत्तरी हिस्से में 3 जिलों के बारे में। सबसे पहला जिला आपको याद रखना है कोरिया, दूसरा आपको याद रखना है सरगुजा, और तीसरा आपको याद रखना है जसपुर। कोरिया, सरगुजा और जसपुर, ये 3 जिले उत्तरी हिस्से में थे। अगर मैं बिलासपुर संभाग की बात करूं, तो बिलासपुर अगर वाले हिस्से की बात करें, मध्य बिलासपुर हिस्से की, तो बिलासपुर में बिलासपुर आपका हो गया, और अगला है आपका बिलासपुर, और दूसरा आपका है रायगढ़। दूसरा कौन सा है, रायगढ़। 3 और 2 5। उसके बाद हम बात करते हैं दुर्ग संभाग की। दुर्ग संभाग बना नहीं था, आज के दुर्ग संभाग की बात कर रहा हूं। तो आज के दुर्ग संभाग में अगर हम बात करें, तो एक तो आपका कवर्धा, और दूसरा है आपका राजनांदगांव। कवर्धा और राजनांदगांव की बात कर लेते हैं। कवर्धा और राजनांदगांव, 3, 2, 5 और 2 7। रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग में केवल और केवल एक जिला था, धमतरी, 7 और 1 8। और अगर हम बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग में आपका कांकेर, आपका बस्तर, और उसके बाद आपका दंतेवाड़ा, बस्तर और आपका दंतेवाड़ा। तो याद रखिएगा, ये 3 जिले आपके सरगुजा संभाग, वर्तमान सरगुजा संभाग के हो गए, 2 जिले आपके बिलासपुर संभाग के हो गए, आपके 2 जिले दुर्ग संभाग के, 3, 2, 5 और 2 7, एक आपका रायपुर संभाग 8, और 3 जिले आपके बस्तर संभाग के, यानी कुल मिला के 11 जिलों में नरेगा योजना का क्या किया जा रहा था, संचालन किया गया। तो एक फैक्ट यहीं से और जोड़ते हैं, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में नरेगा का क्रियान्वयन, ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में नरेगा का जो क्रियान्वयन है, नरेगा
अधिनियम, नरेगा अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन जो है वो धारा 4(1) के अंतर्गत, धारा 4(1) के अंतर्गत किया जा रहा है, धारा 4(1) के अंतर्गत किया जा रहा है। मैंने अभी बताया है कि मनरेगा या नरेगा अधिनियम 2005 की जो धारा 4(1) है उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराएंगे या रोजगार मुहैया कराएंगे अकुशल श्रमिक परिवारों को। तो उसी के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ में भी नरेगा का क्रियान्वयन किया जा रहा है और प्रारंभिक चरण में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में नरेगा का क्रियान्वयन किया गया। ये 11 जिलों की लिस्ट कुछ इस प्रकार की है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम अगर दूसरे चरण की बात करें, ये तो पहला चरण हो गया जो कि 2 फरवरी 2006 से लेकर के 1 अप्रैल 2007 तक चलेगा। अब अगर हम दूसरे चरण की बात करें, द्वितीय चरण या इसके सेकेंड चरण की बात करें, दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण की शुरुआत होती है आपका 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 1 अप्रैल 2008 तक। और अभी भी इसका नाम क्या है? नरेगा। अभी भी इसका नाम क्या है? नरेगा। मैं मनरेगा शब्द बार बार प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वर्तमान में इसी नरेगा को मनरेगा का नाम दिया गया है, महात्मा गांधी का नाम दिया गया है, तो याद रखिएगा। अभी लेकिन इसका क्या नाम है? नरेगा। 1 अप्रैल 2007 से 2008 तक इसका दूसरा चरण रहा। इसके दूसरे चरण में भारत में अगर हम बात करें तो भारत में 130 जिलों में 130 जिलों को क्या किया गया? 130 जिलों को शामिल किया गया। भारत संघ के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया? 130 जिलों को। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की बात करें तो 4 जिलों को शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया? 4 जिलों को शामिल किया गया। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? हमने 11 जिलों को तो देख लिया। अब हमारे प्रश्न एक बड़ा टास्क ये है कि ये 4 जो जिले और एडिशनल जोड़े गए दूसरे चरण में, इन 4 जिलों को कैसे याद करेंगे? तो आप सभी का छत्तीसगढ़ का मैप क्लियर होगा। सबसे पहले रायपुर आपको याद रखना है। रायपुर के बाद दूसरा पकड़ना है आपको महासमुंद। महासमुंद के बाद आपको पकड़ना है चांपा, और चांपा के बाद आपको पकड़ना है कोरबा। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले रायपुर, फिर महासमुंद, फिर चांपा और फिर कोरबा। एक क्रम में पकड़ लीजिएगा। रायपुर, महासमुंद, चांपा और कोरबा, इन 4 जिलों को छत्तीसगढ़ में नरेगा योजना के क्रियान्वयन के दूसरे चरण में शामिल किया गया। याद रखने वाली बात है। अब अगर हम बात करें तीसरे चरण की, तीसरा चरण भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम थर्ड चरण की बात करें तो तीसरे चरण की शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2008 से। 1 अप्रैल 2008 से क्या होती है? इसकी शुरुआत होती है। से क्या होती है? इसकी शुरुआत होती है। पहले ये समझ लीजिएगा, 1 अप्रैल 2008 से तीसरे चरण की शुरुआत होती है, और तीसरे चरण की शुरुआत के साथ ही नरेगा का क्रियान्वयन पूरे देश के समस्त जिलों में कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे देश के संपूर्ण जिलों में कर दिया गया। 1 अप्रैल 2008 से इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। याद रखिएगा, संपूर्ण देश में लागू किया गया, यानी समस्त जिलों में क्या कर दिया गया? इसको लागू कर दिया गया। और इसी के साथ अगर हम छत्तीसगढ़ के संदर्भों में बात करें तो उस दौरान छत्तीसगढ़ की बात अगर हम करें तो उस दौरान छत्तीसगढ़ के हमारे लगभग 18, लगभग मतलब जो समस्त जिले थे, 2008 की बात हो रही है, और 2007 में हमारे 2 नए जिले बन गए थे। 2007 में हमारे 2 नए जिले बन चुके थे। तो अब जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी हो चुकी थी? 18। तो छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में, यानी समस्त जिलों में नरेगा का क्या कर दिया गया? क्रियान्वयन कर दिया गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि नरेगा का क्रियान्वयन संपूर्ण देश में कब किया गया? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2008 से। और छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों में कब से किया गया? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2008 से, भारत के साथ ही। क्लियर हो गई बात? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेट जो आपको याद रखना है नरेगा के अंतर्गत,
वो इम्पॉर्टेंट डेट है आपका 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009। अभी तक ये जो कार्यक्रम है ये नरेगा के नाम से जाना जा रहा था। अभी तक ये संपूर्ण कार्यक्रम नरेगा के नाम से जाना जा रहा था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 आप सभी परिचित हैं, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, और अब इसी नरेगा का नाम परिवर्तित कर दिया गया और नरेगा के नाम में परिवर्तन करते हुए अब इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और नाम परिवर्तन करने के साथ ही अब इसे नाम दे दिया गया मनरेगा। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, मनरेगा, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एक ध्यान से देखिएगा, अंतिम शब्द एक्ट है, अधिनियम है, और गारंटी देता है, इस बात की गारंटी देता है कि ग्रामीण स्तर पर अकुशल श्रमिक परिवारों को रोजगार मुहैया कराएगी सरकार, याद रखिएगा। तो इसका नाम परिवर्तन कब हुआ? 2 अक्टूबर 2009 को। और इस तरीके से नरेगा जो एक बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्यक्रम है, चरणबद्ध तरीके से भारत के अलग अलग जिलों से होता हुआ संपूर्ण भारत में इसको क्या किया गया, इसका क्रियान्वयन किया गया। और वर्तमान संदर्भों की अगर बात करूं तो भारत में संचालित होने वाले कार्यक्रमों में नरेगा जो है या मनरेगा जो है एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम है। इसको लेकर के वर्ष 2023-24 के बजट में क्या प्रावधान किया गया है, कितनी राशि का आवंटन किया गया है, ये हम अगली वीडियोस में देखते चलेंगे, हर एक छोटी छोटी बारीकियों को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब अगले की बात करते हैं, उद्देश्य। अब हम बात करेंगे मनरेगा का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा मनरेगा का उद्देश्य क्या है भाई, तो कुछ उद्देश्य मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे ग्रामीण स्तर पर अकुशल श्रमिक परिवारों को मतलब अनस्किल्ड जो लेबर है, ठीक है, या जो फैमिलीज हैं, अकुशल श्रमिक परिवारों को क्या उपलब्ध कराना, परिवारों को कार्य उपलब्ध कराना। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, अकुशल श्रमिक परिवारों को क्या उपलब्ध कराना, कार्य उपलब्ध कराना, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसीलिए इसे विश्व का, ये उद्देश्य नहीं है, विश्व का सबसे व्यापक लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भी कहते हैं। इसी में आपको बता दे रहा हूं, लोक कल्याणकारी ये उद्देश्य नहीं है, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भी इसको कहते हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तीसरी बात इसमें याद रखना है, ये एक डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है। डिमांड बेस्ड प्रोग्राम, आपसे कभी भी इसमें ये प्रश्न बन सकता है, ये डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है। डिमांड बेस्ड प्रोग्राम कहने का मतलब ये है मांग आधारित कार्यक्रम, हिंदी में लिख देता हूं, मांग आधारित कार्यक्रम है, मांग आधारित कार्यक्रम है। यानी नरेगा या मनरेगा के अंतर्गत डिमांड होने पर या मांग किए जाने पर सरकार की यह गारंटी होगी या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उस मांगकर्ता व्यक्ति को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाए, इसलिए एक डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है। अगली बात, इसमें इसका उद्देश्य की बात करें तो और क्या उद्देश्य है इसमें, तो ग्रामीण स्तर पर या एकदम न्यूनतम स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, या एक तरीके से कह लीजिए एकदम न्यूनतम स्तर पर लोगों की आर्थिक आय में वृद्धि करना या लोगों की आर्थिक स्थिति में क्या करना, आर्थिक स्थिति में सुधार करना भी इस कार्यक्रम का एक बड़ा उद्देश्य है। इसके साथ ही और क्या उद्देश्य आप याद कर सकते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना, इसका उद्देश्य है। ग्रामीण अधोसंरचना का विकास करना, यानी गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना,
ग्रामीण अधोसंरचना का विकास करना, अधोसंरचना का विकास करना, अधोसंरचना यानी ग्रामीण स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना कहने का मतलब गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण करना, गांव में विद्यालयों का निर्माण करना, गांव में तालाबों का निर्माण करना, मतलब गांव में सड़कों का निर्माण करना, ये अधोसंरचनात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। इसके साथ ही साथ ग्रामीण स्तर पर मृदा संरक्षण करना, ग्रामीण स्तर पर मृदा संरक्षण करना, मृदा संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना। पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाएगा? तो ग्रामीण स्तर पर पौधारोपण करना, बांध तालाबों का निर्माण कराना मृदा संरक्षण के अंतर्गत। मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी का संरक्षण, और मिट्टी का संरक्षण तभी बेहतर तरीके से हो जब मिट्टी को आवश्यकता अनुरूप क्या उपलब्ध कराया जाए? जल उपलब्ध कराया जाए। और मनरेगा के अंतर्गत आप देखते हैं कि तालाबों की खुदाई होती है, बांध बनाए जाते हैं, ये सब कार्यक्रम किए जाते हैं, तो इससे मृदा संरक्षण होगा। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण कैसे होगा? तो बड़े व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाना, इसका मुख्य कार्य इसमें संचालित किया जाएगा। मृदा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण करना, ये सब क्या है? इत्यादि इत्यादि, ये सब क्या है? इसके लक्ष्य हैं। तो ये सब जो आपको याद रखना है, ये सब इसके क्या है? उद्देश्यों में ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं इस पे। अगला इसमें जो पॉइंट हमको पकड़ना है, कार्य अवधि। कार्य अवधि मतलब जब एक अकुशल श्रमिक परिवार, मैं बार बार इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, मैं श्रमिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रमिक परिवार की बात कर रहा हूं। तो जब कभी भी एक अकुशल श्रमिक परिवार अगर कार्य की मांग करता है तो उस कार्य की अवधि क्या रहेगी? थोड़ा ये भी हम जान लें कि मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्य की अवधि क्या रहेगी। तो कार्य अवधि यानी कितने अवधि तक उस अकुशल श्रमिक परिवार को मजदूरी या कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए कुछ पॉइंट्स या कुछ प्रोविजंस इसमें याद रखेंगे। सबसे पहली बात, मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत अगर हम मनरेगा अधिनियम 2005 की बात करें तो मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की, अगर हम बात करें, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करती है कि ग्रामीण स्तर पर अकुशल श्रमिक परिवारों को 100 दिवस का यानी 100 डेज का, 100 दिन का, 100 डेज का क्या उपलब्ध कराया जाए? रोजगार उपलब्ध कराया जाए। यह केंद्र सरकार सुनिश्चित करती है मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत। याद रखिएगा, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है या केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करती है कि ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक अकुशल श्रमिक परिवार को 100 दिनों का न्यूनतम रोजगार तो प्रदान किया ही जाए, 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाए। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार की अगर और हम बात करें तो केंद्र सरकार जो वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, वनांचल क्षेत्रों में, ये मैं अभी केंद्र सरकार की ही बात कर रहा हूं, वनांचल क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, यानी जो सुदूर रिमोट सेंसिंग एरियाज है, जो वनांचल क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जिन्हें वन अधिकार अधिनियम, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिन्हें वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक कानून है भारत में, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अगर इनको पट्टा प्राप्त है, वनांचल क्षेत्रों के लोगों को अगर पट्टा प्राप्त है, पट्टा किसके अंतर्गत? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अगर वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पट्टा प्राप्त है तो ऐसे श्रमिक परिवारों को, जिनको पट्टा प्राप्त है, ऐसे श्रमिक परिवारों को केंद्र सरकार 150 दिनों का रोजगार प्रदान करेगी। याद रखिएगा, ऐसे परिवारों को केंद्र सरकार कितने दिनों का रोजगार प्रदान करेगी? तो ऐसे परिवारों के लिए 150 दिनों का प्रोविजन है। जो सामान्य कितना है? 100 दिन, लेकिन जो वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं
जिनको वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पट्टा प्राप्त है, उनको 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कौन कराएगी? केंद्र सरकार। और इनके लिए अलग तरीके का यानी अलग रंग का, इनके लिए अलग तरीके का क्या क्या जारी किया जाएगा? अलग तरीके का जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। ये जॉब कार्ड क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे पूरी तरीके से। अलग तरीके का इनके लिए क्या उपलब्ध कराएगा? जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा और 150 दिनों का रोजगार केंद्र सरकार। इसके साथ ही साथ कुछ और बातें करते हैं केंद्र सरकार के संबंध में। यदि किसी अकुशल श्रमिक परिवार को, ठीक है, अकुशल श्रमिक परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आने वाली अपनी क्लासेस में, बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पर, ठीक है। तो अगर किसी किसी ग्रामीण परिवार को, अकुशल श्रमिक परिवार को अगर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अगर उसको कन्वर्जेंस प्राप्त है, अगर उसे क्या प्राप्त है? अगर उसे कन्वर्जेंस प्राप्त है। कन्वर्जेंस कहने का मतलब अगर सामान्य शब्दों में समझा जाए तो अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला जो अकुशल श्रमिक परिवार है, अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभार्थी है, लाभार्थी यानी इसके लिए चुना गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा, लाभार्थी है यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वो चुना जा चुका है, उसे आवास का आवंटन किया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? तो ऐसी स्थिति में अगर हम सामान्य क्षेत्रों की बात करें तो ऐसी स्थिति में सामान्य क्षेत्रों में 90 दिनों का रोजगार मिलेगा, 90 दिनों का एक्स्ट्रा एडिशनल। और पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में, पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में 95 दिनों का, 95 डेज का एडिशनल, ये एडिशनल शब्द जोड़ रहा हूं, एडिशनल मतलब अतिरिक्त रोजगार। 100 दिन तो मिलेगा ही मिलेगा, 100 दिन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर उसे, उस लाभार्थी का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हो गया है तो सामान्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को 90 दिन का अतिरिक्त मिलेगा, ताकि उसे और मजदूरी मिल सके, 90 दिनों की और अतिरिक्त मजदूरी मिल सके, ताकि उसके आवास के कार्य में थोड़ा और उसे आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके। साथ ही साथ पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में ये 95 दिनों की अतिरिक्त मजदूरी का प्रावधान करती है। कौन? केंद्र सरकार। अभी तक हम केंद्र सरकार के प्रावधानों पर चर्चा कर रहे थे, अब हम बात करते हैं राज्य सरकारों को लेकर के। अब मैं बात करूंगा राज्य सरकार, और राज्य सरकारों में भी छत्तीसगढ़ सरकार की बात करूंगा मैं। राज्य सरकारों में भी छत्तीसगढ़ सरकार की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2013-14 से, वित्तीय वर्ष 2013-14 से, बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्तीय वर्ष 2013-14 से छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों में, यानी संपूर्ण छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2013-14 से कितने दिनों का रोजगार की व्यवस्था करती है? 150 दिनों के रोजगार की व्यवस्था करती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि केंद्र सरकार तो कहती है 100 दिन और छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है 150 दिन हम देंगे, तो ये 50 दिनों का जो अतिरिक्त जो गैप आ रहा है, ये 50 दिनों का पेमेंट कौन करेगा? तो छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि जो 50 दिनों की, जो हम यहाँ 150 दिन कर रहे हैं ना, ये 50 दिनों का भत्ता राज्य सरकार यानी छत्तीसगढ़ सरकार अपने राजकोष में से करेगी। केंद्र सरकार मत दे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इस 50 दिनों का जो रोजगार अपने लोगों को उपलब्ध करा रही है, उसका या उसकी जो भरपाई है, उस पैसे का जो भुगतान है, छत्तीसगढ़ सरकार अपने कोष से करेगी। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2013-14 के बाद सामान्य स्थिति में कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा एक अकुशल श्रमिक परिवार को? तो 150 दिनों का। और ये जो 50 दिनों का जो गैप आ रहा है, ये 50 दिनों का जो गैप का जो पैसा होगा, यानी जो अतिरिक्त मजदूरी जो अभी गिर रही है 50 दिनों की, ये अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान कौन करेगी? छत्तीसगढ़ सरकार अपने कोष से करेगी। याद रखिएगा, केंद्र सरकार कहती है कि सामान्य स्थिति में केवल 100 दिन, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2013-14 के बाद 150 दिन आ गया है।
क्लियर? यही नहीं रुकती है छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि अगर किसी वर्ष सूखे की स्थिति आ गई, ठीक है, तो सूखा प्रभावित जो जिले हैं, सूखा प्रभावित जिलों में छत्तीसगढ़ सरकार कहती है सूखा प्रभावित जिलों में हम क्या करेंगे, सूखा प्रभावित जिलों में हम 200 दिनों का रोजगार देंगे। लेकिन केवल सूखा प्रभावित जो जिले हैं, मान लीजिए किसी जिले में या छत्तीसगढ़ के किसी जिले में किसी वर्ष वर्षा बेहतर नहीं हुई और वहां सूखे की स्थिति निर्मित हो गई है, तो छत्तीसगढ़ सरकार इसकी भरपाई खुद करेगी और उन जिलों में छत्तीसगढ़ सरकार अकुशल श्रमिक जो परिवार है, मनरेगा जो परिवार हैं, उन लाभार्थियों को 200 दिनों का रोजगार देगी। और गैप अब कितना हो गया, अब गैप 100 दिन मात्र केंद्र सरकार दे रही है, 100 दिनों का पैसा कौन देगी, छत्तीसगढ़ सरकार अपने राजकोष में से वहन करेगी। तो याद रखिएगा सूखा प्रभावित जिलों में 200 दिन है। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2013-14 के बाद सामान्य स्थिति में 150 दिनों का रोजगार, जबकि केंद्र सरकार केवल 100 दिनों का ही रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये सारी बातें आपको कार्य अवधि से जोड़ के याद रखनी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज हमने केंद्र पर भी समझा और हमने राज्य स्तर यानी छत्तीसगढ़ के स्तर पर भी कार्य अवधि का बेहतर तरीके से मूल्यांकन किया है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको मनरेगा पार्ट 1 की जो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें आप बेहतर से बेहतर जो भी आपके सुझाव होंगे आप जरूर देंगे। और अगली जितनी भी वीडियोस होंगी वो उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए लगातार उपलब्ध होती रहेंगी। धन्यवाद।